I became the necromancer of the academy. अध्याय 13, दे उसके नोट्स। उफ, मैं बहुत व्यस्त हूं। आराम करने का समय ही नहीं है। प्रयोगशाला की जांच कर रही प्रोफेसर करीन को नर्स के कार्यालय में तत्काल वापस बुलाया गया। इसका कारण यह था कि कुछ छात्र एक बार फिर एक अजीब घटना में शामिल थे। नर्स के कार्यालय में पहुंचने पर करीन ने देखा कि लगभग 5 छात्र एक साथ हडल थे और एरिका और गिदोन उन्हें सांत्वना दे रहे थे। मुझे लगा कि आप दोनों डेट पर गए थे। जैसे ही करीन ने कार्यालय में प्रवेश किया, वह तुरंत पीले पड़े चेहरों वाले छात्रों के पास पहुंची। उनमें से अधिकतर लोग अवाक और कांप रहे थे, लेकिन उनमें से एक एरिका से बात कर रहा था। तो उसने अचानक हमें मिठाई देने की पेशकश की। कैंडी? किस तरह की मिठाई? जब करीन और गिदोन दोनों हैरान दिखे, तो एरिका ने अपनी आंखें सिकोड़कर उन्हें चुप रहने का इशारा किया और अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रख दी। खैर, यह उसके मुंह में था। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और हमें अपनी जीभ पर मौजूद आंखें दिखाईं। यह एक विचित्र और अविश्वसनीय गवाही थी। लेकिन अगर यह सच नहीं होता, तो वे 5 छात्र उस पल को याद करके कांप नहीं रहे होते। वो तो उसकी अपनी आंखें थीं। उस व्यक्ति की आंखों के सॉकेट में तो आंखें थी ही नहीं। हिचक। अंत में एरिका ब्राइट ने उस छात्रा को गले लगा लिया जो लगातार रो रही थी। हालांकि करीन छात्रों की परवाह करती थी, लेकिन उसमें किसी छात्र के प्रति सहानुभूति दिखाने और उसे गले लगाने का आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए उसने केवल अपने कंधे उचकाए और एक अच्छी प्रोफेसर होने के नाते उसने यह जांच की कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। कोई घाव नहीं है। कैरिन ने हताशा में एक अजीब सी आह भरी और अपना हाथ अपने सफेद कोट की जेब में गहराई तक डाल दिया। वह उनके इरादों को समझ नहीं पा रही थी। वे जो कुछ भी करते थे, वह केवल डराना, दहशत फैलाना या छात्रों को बेहोश कर देना था। स्पष्ट रूप से कहें तो छात्रों को केवल मामूली चोटें आईं, जैसे कि आश्चर्य से गिर जाना या किसी चीज से टकराने से मामूली खरोंच आना। करीन को उनका मकसद बिल्कुल समझ नहीं आया। जब सभी छात्र शांत हो गए, तो तीनों प्रोफेसर स्वाभाविक रूप से कमरे से चले गए। गिदोन गलियारे की दीवार से टेक लगाकर और हाथ जेब में डालकर खड़ा था। उसने अपनी राय रखी। यह एक सामूहिक भ्रम है। कहीं न कहीं कोई जादूगर जरूर छिपा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। एरिका आंखें बंद करके चुप रही और करीन ने साफ इनकार कर दिया। अभी कोई अंतिम फैसला करना जल्दबाजी होगी। लेकिन गिदोन को ऐसा नहीं लगा और उसने उन दोनों से पूछा, तो क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा संभव है? एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों के गड्ढे खाली हों, आकर अपनी आंखें मिठाई के रूप में दे दे? गिदोन हंस पड़ा और जब उसने यह बात जोर से कही तो उसे यह और भी हास्यास्पद लगी। उसने जारी रखा, यह बात समझ में नहीं आती। जब छात्र थके हुए थे, तब किसी ने उन पर मतिभ्रम पैदा करने वाला जादू कर दिया होगा। इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। 5 छात्रों में से किसी पर भी जादू का कोई निशान नहीं मिला। एरिका, जो उनमें से इकलौती जादूगरनी थी, ने अपनी बाहें मोड़कर इससे इनकार किया। यहां तक कि साइकेडेलिक जादू के भी अपने चरण होते हैं। आप जितनी अधिक इंद्रियों को धोखा देते हैं, उतने ही अधिक निशान आप पीछे छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह केवल आंखों को धोखा देने वाला मायावी जादू होता, तो वास्तव में इसके कुछ ही निशान पीछे रह जाते। हालांकि 5 छात्रों ने उस समय की स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। 2 आंखों के बिना एक बूढ़ी औरत का दृश्य, उसकी गंध, उन्हें मिठाई खाने के लिए कहने वाली आवाज और उसके झुर्रीदार हाथ। लेकिन इस मामले में छात्रों की कम से कम 5 धारणाओं को धोखा दिया गया। बिना कोई निशान छोड़े ऐसा करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। उन्हें मिठाई के रूप में दी गई आंखों की पुतलियों का चिपचिपा स्वाद भी महसूस हुआ। कैरिन ने अपनी बात जारी रखी। एरिका ने कैरिन की आंखों में देखा और सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। कोई भी मायावी जादू जो हमारी 5 इंद्रियों को धोखा देता है, वह अनिवार्य रूप से अपने निशान छोड़ जाएगा। लेकिन कोई निशान नहीं बचा। हताश होकर गिदोन ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की और फिर पूछा, तो आप कह रहे हैं कि छात्रों ने सचमुच ऐसा कुछ देखा? यह मानना ज्यादा तर्कसंगत होगा कि किसी उच्च कोटि के जादूगर ने अकादमी में घुसपैठ की है ना? वह सही था। उन दोनों में से किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। उस निराशाजनक स्थिति के बीच जहां कोई भी उचित राय नहीं दे पा रहा था, गुलाबी बालों वाली एक महिला गलियारे के अंत से उनकी ओर आई। उसने ढीले ढाले स्वेटर पहनकर अपने शरीर के उभार को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उभरी हुई छाती, जो उसके छोटे कद से मेल नहीं खाती थी, फिर भी पुरुषों का ध्यान आकर्षित करती रही। गिदोन भी वैसा ही था। हम्मा। जब गिदोन ने नए आने वाले व्यक्ति को हवस भरी निगाहों से देखा तो एरिका को पूरी तरह से बेपरवाह देखकर करीन एक बार फिर असमंजस में पड़ गई। क्या ये दोनों वाकई डेटिंग कर रहे हैं? प्रोफेसर पेर, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? जी हाँ। मैं ठीक हूं, मिलने आई महिला प्रोफेसर पेर थी। उनकी नियुक्ति कुछ ही दिन पहले हुई थी और वे इस घटना की पहली शिकार भी थी। एरिका सबसे पहले उसके पास पहुंची और पेर ने न केवल एरिका के सामने बल्कि कैरिन और गिदोन के सामने भी सिर झुकाया। ओह, नमस्कार। मैं पेर पेट्रा हूं। मैंने अभी अभी प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया है। कृपया मेरा ख्याल रखें। माहौल को न समझ पाने के बजाय पेर को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा पढ़ती है और बेकार की बातें बोल देती है।
गिदोन और करेन ने बस थोड़े समय के लिए हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया। अपनी गलती का एहसास करते हुए पेर ने जल्दी से अपनी जेब से एक पत्र निकाला। यह एक पुराना नीले रंग का पत्र था जिस पर एक ऐसा प्रतीक चिन्ह बना था जिसे एरिका अच्छी तरह जानती थी। वर्डी। यह वर्डी परिवार का प्रतीक चिन्ह था, जिसका अर्थ था कि यह ईश्वर वर्डी द्वारा छोड़ा गया एक पत्र था। जब मैं जागा तो यह मेरे कमरे में बिस्तर पर रखा हुआ था। मैं इतना डर गया कि मैंने इसे तुरंत उठा लिया। आपका मतलब है कि आपको एक ऐसा पत्र मिला जो कल नहीं था? हाँ। एरिका का चेहरा बिगड़ गया। उसने चुपके से अपने पीछे खड़े गिदोन और करेन की तरफ देखा, यह सोचते हुए कि क्या वे उस प्रतीक को पहचानते हैं। पहले देखते हैं कि यह क्या है। शांत भाव से करेन पास आई और चिट्ठी छीन ली। जादूगरनी एरिका पूर्व भाड़े के सैनिक और तलवारबाज की तेज और फुर्तीली हरकतों का जवाब नहीं दे सकी। ओह, नॉर्थ वेडन का प्रतिनिधित्व करने वाला पहाड़ और बाघ। क्या यह वर्डी परिवार का प्रतीक चिन्ह नहीं है? वर्डी? गिदोन भी उत्सुकतावश इस ओर बढ़ा, यह सोचकर कि इसे डियस वर्डी ने ही छोड़ा होगा। क्या मैं इसे पढ़ सकता हूं? ओह हाँ। पत्र प्राप्त करने वाले प्रोफेसर पेर से अनुमति मिलने के बाद करेन ने तुरंत पत्र खोला और उसके अंदर लिखी बातों को देखा। गिदोन और एरिका दोनों तरफ से चिपक कर पत्र की सामग्री की जांच करने लगे। यह पत्र पंख वाले पेन और घुमावदार लिखावट का उपयोग करते हुए शास्त्रीय शैली में लिखा गया था। प्रयोगशाला का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। 1. पूरे आकार का दर्पण हटा दें। 2. जोर से बात मत करो। 3. इधर उधर मत दौड़ो। 4. जब आसपास कोई न हो तो खुद से बात न करें। 5. अगर आप गलती से खुद से बात करने लगें और कोई आपसे बात करने लगे तो उन्हें नजरअंदाज कर दें। 6. यदि संभव हो तो शाम से पहले प्रयोगशाला छोड़ दें। 7. अगर कोई खिड़की पर दस्तक दे तो उन्हें नजरअंदाज कर दें। 9. यदि काले कपड़े पहने कोई महिला अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाए तो मेज के नीचे छिप जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, अपने कान बंद कर लो और अपनी सांस रोक लो। 10. यदि इस पत्र में कोई संख्या गायब है तो इसे तुरंत जला दें। यहां तक कि प्रोफेसर करेन, जिन्होंने भाड़े के सैनिक के रूप में काम करते हुए हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया था, भी अपनी उलझन को छिपाने में असमर्थ नहीं रहीं। ये किस प्रकार की सावधानियां थीं? एक संख्या गायब है। संख्या 8 गायब है ना? उसके बगल में बैठा गिदोन पत्र को देर से पढ़कर समाप्त करने के बाद कुछ बुदबुदाया। फिर थोड़ी देर बाद वह मुस्कुरा उठा। हा। प्रोफेसर ड्यूस मेरी सोच से भी ज्यादा मजाकिया है। इस तरह की शरारत करने में भी उन्हें मजा आ रहा है। लेकिन वह एक बनावटी, विकृत मुस्कान थी। एरिका ने अपने होंठ काट लिए। उसने जल्दी से पत्र उठाया और तुरंत उसे जला दिया। क्या आपने कभी उस आदमी को मजाक करते देखा है? यहां तक कि उनकी मंगेतर एरिका भी उनकी मुस्कान को केवल एक बार ही देख पाई, उस दिन जब उन्होंने अकादमी छोड़ी थी। वह पत्र राख में बदल गया और हवा में गायब हो गया। कैरेन ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि क्या एरिका ने इसे जलाने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी। लेकिन वह तब स्तब्ध रह गई जब पत्र की राख न तो बिखरी और न ही जमीन पर गिरी, बल्कि हवा में तैरती रही मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। फिर यह जैसे ही करेन ने इस विचित्र घटना को देखा, उसने अचानक एरिका की ओर देखा, जिसने पहले ही अपनी सारी ऊर्जा राख में प्रवाहित कर दी थी। मानो राख भी उसी का इंतजार कर रही हो, वह हिलने लगी और अक्षर बनाने लगी। यदि पत्र में कोई संख्या गायब है तो इसका मतलब है कि न केवल प्रयोगशाला बल्कि पूरी अकादमी पहले से ही उनके कब्जे में है। उनका? गिदोन ने असमंजस भरी आवाज में बात की, लेकिन बाकी लोगों का ध्यान पत्र की विषय वस्तु पर केंद्रित था। मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन इस अराजकता का समाधान उस डेस्क के तीसरे दराज में रखा है जिसका मैं पहले उपयोग करता था। और उन पर दया करो। गिरी हुई राख में अब कोई संदेश नहीं बचा था। इसलिए करेन सबसे पहले बाहर भागी। सभी प्रयोगशालाओं की जांच करने के बाद अब केवल वही कमरा बचा था जिसका इस्तेमाल ड्यूस करता था। दया। प्रोफेसर पेर अचंभित भाव से अंतिम शब्दों पर विचार कर रहे थे, लेकिन गिदोन और एरिका पहले ही कैरेन के पीछे भाग रहे थे। क्या आपको पता है कि प्रोफेसर ड्यूस किस कमरे का इस्तेमाल करते थे? कैरेन के प्रश्न से अचंभित होकर गिदोन ने उत्तर दिया। क्या तुम बिना जाने ही भाग रहे थे? यह फैकल्टी छात्रावास का कमरा नंबर 404 है। यह आखिरी कमरा है। वे तीनों दौड़कर कमरे में पहुंचे। करेन ने ताला लगा दरवाजा तोड़ दिया और जल्दी से अंदर घुस गई। उस सुनसान कमरे में केवल बुनियादी फर्नीचर ही बचा था। जब उसने डेस्क की दराज खोली तो सचमुच वहां एक छोटा सा नोट पड़ा हुआ था। जैसा कि उम्मीद थी, प्रोफेसर ड्यूस को कुछ पता था। इस प्रोफेसर ने आखिर किया क्या? कैरेन और गिदोन इस बात से खुश थे कि मुश्किल काम हल हो गया था, लेकिन एरिका अपने होंठ कसकर बंद करके चुप रही। फ्लटर। जैसे ही करेन ने नोट खोला, उस पर पिछली चिट्ठी की ही लिखावट में जल्दबाजी में कुछ अक्षर लिखे हुए थे। प्रयोगशाला में प्रकट हुई लड़की के संबंध में। क्या यह वही लड़की है जिसे प्रोफेसर पेर ने देखा था? प्रोफेसर पेर, जो अभी अभी उनके साथ शामिल हुई थीं, हंफ रही थीं और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी भरी हुई छातियां हर सांस के साथ इतनी जोर से हिल रही थीं कि सबका ध्यान उन पर चला गया।
जैसे ही वे आगे पढ़ना शुरू करने वाले थे, मिल गया। ही। कमरे में एक लड़की की आवाज गूंज उठी। वूश। और अचानक प्रोफेसर ड्यूस द्वारा छोड़ा गया नोट आग की चपेट में आ गया। क्या? आग को जल्दी बुझाने की कोशिश में करेन ने उसे जमीन पर फेंक दिया और उस पर पैर से वार किया, लेकिन लपटें कमजोर होने के बजाय और भी तेज हो गईं। एक तरफ सरकाना। आग बुझाने की कोशिश करते समय एरिका की हथेलियों से पानी की बूंदें निकलीं, लेकिन वह नोट पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। अध्याय 14 रहस्य। कमरे में दाखिल हुए चारों लोग जलते हुए बिखरे हुए नोटों को देखकर बस खाली निगाहों से देखते रह गए। आखिर यहां क्या हो रहा था? हे। हालांकि उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, अचानक कमरे में एक लड़की की हंसी गूंज उठी। प्रोफेसर पेर, जो आमतौर पर सबसे सुस्त लगते थे, उन्होंने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। आह! ये फिर से हो रहा है। वो वापस आ गई है। उसने अपने कान ढक लिए और नीचे झुककर चीखने लगी। एरिका ने जल्दी से उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चलो अभी यहां से चलते हैं। अगर दरवाजा बंद हो तो क्या होगा? एरिका को क्षण भर के लिए चिंता हुई, लेकिन सौभाग्य से कुंडी ठीक से घूम गई और वे कमरे से बाहर निकलने में सक्षम हो गए। क्या चल रहा है? लैब में वो लड़की लगता है कुछ गड़बड़ कर रही है। गिदोन और करेन काफी शांत दिख रहे थे। विशेष रूप से केरेन के मामले में, भले ही उसने इस मामले को सुलझाने की कुंजी खो दी हो, वह जल्दी ही अपने सामान्य स्वभाव में लौट आई। चरमराहट। जैसे ही वे चारों गलियारे में दाखिल हुए, एक कर्कश सी आवाज सुनाई दी। आवाज अजीब थी, लेकिन कुछ ही देर में स्पष्ट हो गया कि यह कदमों की आवाज थी, क्योंकि यह एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण कर रही थी। अरे, तुम लोग! एक झुकी हुई पीठ वाली बूढ़ी औरत नीचे की मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के सामने खड़ी थी। जैसे ही करेन ने उस बूढ़ी औरत को देखा, उसने अपनी आशंका के चलते एरिका से जल्दी बात की। प्रोफेसर एरिका, आप जादू का प्रयोग करके देखिए। शरीर और आत्मा को पुनഃस्थापित करके शुद्ध करो और भ्रष्ट गंदगी को दूर करो। शुद्धिकरण। वूश। जादू की एक तीक्ष्ण ध्वनि के साथ इसने स्वाभाविक रूप से उन चारों को एक उलझे हुए धागे की तरह घेर लिया। हालांकि एरिका को लगा कि जादू काम कर गया है, फिर भी वह बुढ़िया गायब नहीं हुई और सिर झुकाकर उनकी तरफ घूरती रही। जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां विशाल सागर की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। क्या तुम्हें कुछ मिठाई चाहिए? यह वही प्रदर्शन था जिसका जिक्र छात्रों ने किया था। करेन ने सुना कि जल्द ही उन्हें अकड़कर जबरदस्ती आंखें खिलाई जाएंगी। मेरे पास इससे निपटने का समय नहीं है। गिदोन को इस बात से बेहद अपमान महसूस हुआ कि वह इतनी तुच्छ स्थिति में फंस गया था। आखिरकार वह इसे सहन नहीं कर सका और आगे बढ़ गया। उसने अपनी खुली हथेली कमर पर रखी और दूसरे हाथ से तलवार निकालने की मुद्रा में खड़ा हो गया। स्विश! पलक झपकते ही एक धधकती तलवार प्रकट हुई, जिसने चौथी मंजिल को अलाव की तरह रोशन कर दिया। उसके पूरे शरीर पर पड़ रही भीषण गर्मी ने उसे और भी गर्माहट प्रदान की। अग्नि से बनी तलवार निकाले हुए गिदोन तेजी से आगे बढ़ा। छात्रों के विपरीत, उसका इरादा बिना किसी डर के तुरंत समस्या का समाधान करने का था। लेकिन अचानक ही वह जम गया। फिर बूढ़ी औरत हंसते हुए गिदोन के पास पहुंची, जिसने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर तान रखी थी। क्या आप इसे खाना चाहते हैं? उसकी जीभ, जो शुरू में सामान्य लग रही थी, ठंडी जमीन को बहुत आसानी से छू गई। और उसके ऊपर उस बूढ़ी औरत की आंखें थीं। उस क्षण उस राक्षस जैसी जीभ को काट डालने की इच्छा रखने वाला गिदोन अपने शरीर को हिला भी नहीं सका। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वह अपनी लार भी नहीं निगल पा रहा था, और यहां तक कि उसके कंठ का कंपन भी रुक गया था। वह एक ऐसी दुनिया में था जो पूरी तरह से स्थिर थी, जहां केवल उसकी चेतना ही शेष थी। उस दुनिया में बोलने वाली एकमात्र व्यक्ति स्कूल की नर्स थी। मैं इसे खा लूंगा। हूं? उस बूढ़ी औरत की निगाहें करेन की ओर मुड़ गईं। और सटीक कहें तो, उसकी आंखों की पुतलियां, जो अभी भी उसकी अप्राकृतिक जीभ पर टिकी हुई थीं, अपने आप ऊपर की ओर घूम गईं और करेन की ओर देखने लगीं। मुझे दादी की मिठाई खानी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़ी औरत गिदोन को पीछे छोड़ते हुए केरेन के सामने खड़ी हो गई थी। फिर उस बूढ़ी औरत ने करेन का हाथ पकड़ा और अपनी एक आंख उस पर रख दी, मुंह खोलकर खुशी से मुस्कुराते हुए, मानो संतुष्ट हो गई हो। बिना किसी झिझक के करेन ने उसे अपने मुंह में डाला और निगल लिया। गल्प! यह स्वादिष्ट है। उसके बगल में बैठी एरिका ने घृणा का भाव दिखाया और पैर के गाल पहले से ही फूले हुए थे। उसका मुंह किसी चीज से भरा हुआ लग रहा था, मानो वह उल्टी करने की इच्छा को दबा रही हो। कैरेन के जवाब के बाद बूढ़ी औरत कुछ पल के लिए वहीं मूर्खतापूर्वक खड़ी रही, फिर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कैरेन को कसकर गले लगा लिया। है, जब तक स्वाद अच्छा हो। और फिर वह बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। युविक! पैर हॉलवे के कोने में गई और ठीक से अपनी उल्टी करने लगी, और एरिका ने ठंडे पसीने में केरेन से पूछा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैंने इसे पहले भी आजमाया है। हाँ? एरिका को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने सही समझा है, लेकिन करेन ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और अपना मुंह बंद कर लिया। वह विचारों में डूबी हुई लग रही थी, लेकिन जल्द ही उसने आह भरते हुए अपना मुंह खोला।
अरे, ये मछली की बदबू कितनी घिनौनी है। मुझे पहले अपना मुंह धोना पड़ेगा। कैरेन बड़ी बेपरवाही से पास के बाथरूम में चली गई, जिससे एरिका हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि कैरेन पहले की सोच से कहीं ज्यादा साहसी थी। हालांकि एरिका ने कैरेन के साहस का जो आकलन किया था, वह इस जानकारी पर आधारित था कि कैरेन ने भाड़े के सैनिक के रूप में अपने दिनों में अनगिनत सीमाएं पार की थीं और उसे एक राक्षस समझा जाता था। फिर भी एरिका को कैरेन का फिर से मूल्यांकन करना पड़ा। धत तेरी की। गिदोन इस बात से शर्मिंदा था कि वह उस बूढ़ी औरत का विरोध नहीं कर सका। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एरिका की तरफ देखे बिना ही गुस्से में सीधे पहली मंजिल पर चला गया। एरिका ने गिदोन की तरफ देखा तक नहीं और इसके बजाय जादू का इस्तेमाल करके उस उल्टी को साफ करने लगी जो पेड़ लगातार फैला रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने सोचा, अब से अकादमी में जीवन बहुत कठिन होगा। वर्डी परिवार के तहखाने की ओर जाने वाला रास्ता मेरी उम्मीद से कहीं अधिक गुप्त था। अगर मुझे इसका वर्णन करना हो तो क्या यह तहखाने के अंदर एक और तहखाना जैसा होगा? तहखाने की पहली मंजिल नौकरों के लिए थी, जिसमें रहने की जगह, रसोई और सफाई का कमरा था। यह वह जगह भी थी जहां कर्मचारी वर्डी परिवार और ऊपर रहने वाले मेहमानों के लिए तरह तरह की चीजें तैयार करते थे। वहां से गुजरते हुए एक दरवाजा था जो और भी आगे की ओर जाता था, जो भंडार कक्ष में छिपा हुआ था और लकड़ी के तख्तों की कई परतों से ढका हुआ था, मानो उसे सील कर दिया गया हो। दरवाजे की ओर देखते हुए मैंने अपनी बाहें मोड़ ली। इस जगह क्या है? मैंने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और मेरी नजर बगल में खड़ी फेंडन ऐ पर पड़ी। जाहिर है उसे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने अपनी नजर एक कदम और बगल में घुमा ली। तहखाने तक हमारे साथ आए बटलर ने अपने चेहरे पर हैरानी का भाव लिए मुझे समझाया। मुझे इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह वह स्थान है जहां वर्डी परिवार का प्राचीन इतिहास निहित है। पुराना इतिहास? जी हां, इसीलिए लंबे समय से इस तक पहुंच प्रतिबंधित है। बटलर ने मेरी तरफ देखते हुए ऐसी निगाहों से पूछा जैसे पूछ रहा हो, वर्डी परिवार के दूसरे बेटे होने के नाते क्या आपको इसके बारे में पहले से ही पता नहीं होना चाहिए? अब जब युवा मालिक को पता चल गया है कि उन्हें क्या चाहिए था, तो चलिए वापस चलते हैं। उसने मेरे कंधे पर थपथपाया और मुझे ऊपरी मंजिलों पर अपने साथ आने का इशारा किया। धड़, धप धप। लेकिन तभी दरवाजे और तख्ते के बीच की दरार से एक अशुभ काला तरल पदार्थ बह निकला। हम्मा, यह हवेली मेरी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है, फिंडेन ने उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया। वह उस अशुभ आत्मा को बाहर आने की कोशिश करते हुए तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे बेचैनी का एहसास जरूर हो रहा था, शायद उसकी पशुवत इंद्रियों के कारण। दरवाजे से अपना चेहरा सटाकर मैंने शांति से बाहर निकली हुई काली लहरों को देखा। वह क्रोध से भरा हुआ था, मानो अगर मैंने उस अशुभ वस्तु को छुआ, जो अहंकार से भरी हुई प्रतीत हो रही थी, तो वह मुझे किसी भी क्षण अंदर खींच लेगा। एक गहरी सांस लेने के बाद मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्क्रैम, जो छिपा हुआ था, तुरंत मेरी जादुई छड़ी ले आया। यह वही छड़ी थी जिसका इस्तेमाल मैंने नॉर्थ वेडन पर्वत पर चढ़ते समय किया था। जादू की छड़ी से बुलाने वाले उस्ताद की क्षमता को मापना मुश्किल है। फिंडन की बड़बड़ाहट को अनदेखा करते हुए मैंने अपनी जादू की छड़ी से जमीन पर टैप करते हुए कहा, फिंडन एआई। हाँ, नष्ट कर देना। आमतौर पर जब किसी को ऐसा आदेश मिलता था तो दोबारा पूछना स्वाभाविक था। उदाहरण के लिए स्क्रम के मामले में भले ही वह एक भूत था, उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, लेकिन फाइंडन एआई अलग था। ठीक है। बिना किसी झिझक के जैसे ही मेरे मुंह से आदेश निकला, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। टकराना। पुराना दरवाजा चकनाचूर होकर टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर गिर गया। धूल और कीड़े कोड़े तेज आवाज के साथ बाहर निकल आए। अचानक हुई हलचल से चौंककर नौकर भंडारगृह में आ गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी तरफ ध्यान दिए बिना मैंने अपनी आस्तीन से अपना मुंह ढक लिया और भौहें चढ़ा ली। ऊर्जा प्रबल है। धूल और कीड़ों से भी ज्यादा असहज बुरी आत्माओं की ऊर्जा थी जिसने मेरे पूरे शरीर का दम घोंट दिया था। यह कोई आध्यात्मिक प्राणी नहीं है, लेकिन इसकी ऊर्जा आध्यात्मिक प्राणी के समान है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह कोई सांसारिक आत्मा है या नहीं, लेकिन पृथ्वी की आत्माएं आमतौर पर अपने अपने क्षेत्रों में विस्फोटक प्रभाव डालती थीं। इसलिए यह मामला थोड़ा अलग प्रतीत हुआ। अगर दादी उस समय मौजूद होतीं, तो वह मुझे तुरंत सही जवाब दे देती। हालांकि मुझे थोड़ा अफसोस था, फिर भी मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। हम्मा, क्या आप अंदर जाने का इरादा रखते हैं? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा। खैर, मुझे लगता है यह सच है। गुरुजी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुद्धिमान निकले। फिंडेन ने मेरा पीछा किया, पता नहीं क्यों वह खुश थी। मैंने अपनी उंगलियों पर एक छोटी सी आग जलाई और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, धक्का देने वाली शक्ति और भी प्रबल होती गई, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। इस सहज शक्ति संघर्ष में मृतकों के लिए जीवितों को हराना मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान था। प्रहार प्रहार। भूमिगत सीढ़ियां अंतहीन रूप से फैली हुई थी। बीच में मुझे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन वह डेरियस या डेया ही होंगे जो आकर मुझे कोस रहे थे। लेकिन क्या यह अजीब नहीं है कि मालिक अपने ही परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानता? क्योंकि मैं परिवार का मुखिया नहीं हूं।
दरअसल परिवार का मुखिया न होना कारण नहीं था, बल्कि मैं वडी भी नहीं था, मैं ईश्वर नहीं था। जादू के अध्ययन और अपने शोध में अपना काफी समय देने के बाद मैं 6 महीनों में वडी परिवार के इतिहास के बारे में कितना कुछ पता लगा सकता हूँ। इसलिए मुझे वडी परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जो कई अजीबोगरीब बातें छिपाता हुआ प्रतीत होता था। आप उन अफवाहों से काफी अलग हैं जो मैंने सुनी थी। अफवाहें? लंबी सीढ़ियों से उतरते समय मेरे पास वैसे भी करने को कुछ नहीं था। इसलिए उत्सुकतावश मैंने फिंडन ऐसे पूछा, जिसने कंधे उचकाकर जवाब दिया। नहीं, मैंने यहाँ काम करने वाली नौकरानियों से यही सुना है कि आप बहुत कामुक आदमी हैं। फिर तुम तो उन्हें इतने भद्दे कपड़े भी पहनाते हो, लेकिन तुमने मुझे कभी छूने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए यह कहना बेवकूफ़ी होगी कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया क्योंकि मैं बदल गया था, और अगर मैं ऐसा कहता भी तो कुछ नहीं बदलता। आखिरकार फेंडन उस तरह की इंसान थी जो अफवाहों की बजाय खुद देखी और महसूस की गई बातों पर विश्वास करती थी। इसके बजाय मैं उसे सलाह दे सकता था। नौकरानियों की गपशप मालिक को बताना अच्छा विचार नहीं है। मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुकने वाला हूँ। फिर भी सावधानी बरतना बेहतर है। नौकरानियां नॉर्थ वेटन का सूचना नेटवर्क है। उनसे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। विशेषकर उनके जैसी किसी व्यक्ति के लिए जानकारी जुटाना और भी महत्वपूर्ण था। हालांकि मुझे वह जानकारी जोड़ने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि फेंडन भी यह बात समझ जाती। अरे हाँ, उसी बात पर मुझे एक बात याद आई। क्या आपको याद है कि मैं आज कुछ काम से बाहर गया था? एक बेहद सजीजी महिला ने पूछा कि क्या तुम वापस आ गए हो? उसने कहा कि वह तुम्हारी प्रेमिका है। सांस देखने में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन उसने मुझे बताया कि तुम उसके घर आए थे। उसने कहा कि वह आज रात तुम्हारा इंतजार करेगी और तुम्हें कई तरह की सेवाएं देगी। क्या वह तुम्हारी गांड भी चाटना चाहती है? मुझे गुस्सा नहीं आया, नहीं मैंने कोई प्रतिक्रिया दी। मैंने बस एक गहरी सांस ली और सिरदर्द को दबाने की कोशिश की। इस बदनसीब शरीर ने ऐसा क्या किया था कि वह इन सारी मुसीबतों में फंस गया? अगर मैं एक समस्या को सफलतापूर्वक सुलझा भी लेता, तो हमेशा कोई न कोई दूसरी समस्या सामने आ जाती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे बारे में इस तरह की कितनी अफवाहें फैल रही हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मेरे बारे में फैली अफवाहें ही वह कारण थीं जिसके चलते मेरी मंगेतर एरिका ब्राइट, जो प्रोफेसर रहते हुए मेरे प्रति बहुत ही मधुर और दयालु थीं, ने अचानक अकादमी से मुझे बर्खास्त करने का अनुरोध किया। लेकिन अगर ऐसा था, तो ब्राइट परिवार ने उस समय औपचारिक रूप से सगाई रद्द करने का अनुरोध क्यों नहीं किया? या फिर वे मेरी इज्जत बचाने के लिए फिलहाल कुछ छिपा रहे थे? वैसे उन्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। यह वास्तव में एक बेकार की बात है। जब मैं यही सोच रहा था, तभी हम आखिरकार सीढ़ियों के अंत तक पहुंच गए। लेकिन शायद मेरी चुप्पी को सहमति समझकर फिंडन ने आश्चर्य से पूछे बिना नहीं रह सकी। क्या तुम सचमुच आज रात जाओगे? अरे, मैं नहीं जा रहा हूं।